भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। मातरम। देखो इतनी खुशी की बात आई है गांव में, तो थोड़ा जोश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो एक बार जोर से फिर जयकारा लगा दो, वंदे वंदे। मातरम जितना जोश आएगा उतना ही गांव में विकास आएगा। हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के अध्यक्ष राहुल राणा जी, जिनका ओजस्वी भाषण अभी आप सब लोगों ने सुना, हमारी जिला परिषद की चेयरमैन बहन ज्योति शर्मा जी, और हमारा युवा मोर्चा का अध्यक्ष भाई बलिंदर जी, जिसके आज अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, और साथ ही दूसरी बार का आप द्वारा चुना हुआ हमारा सरपंच, आज जो भाई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, भाई दीपक शर्मा, सभी उपस्थित नौजवान साथी, बुजुर्ग, मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं आप सभी का यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज दीपक भाई भारतीय जनता पार्टी में आया। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत जरूरी फैसला लिया, और वो फैसला क्या था कि 5 लाख रुपए से ऊपर का जो भी किसी भी गांव में काम होगा, वो कैसे होगा? कोई बता सकते कैसे होगा? टेंडर से होगा। टेंडर से होगा। टेंडर का मतलब क्या होगा कि जो व्यक्ति सबसे कम पैसे भरेगा उस काम के लिए, उस व्यक्ति द्वारा वो काम कराया जाएगा। बहुत सारे धरने भी हुए, बहुत सारे प्रदर्शन भी हुए, लेकिन खुश कौन था? गांव की जनता। क्यों? पैसे किसके बच रहे थे? गांव के बच रहे थे। लेकिन कुछ भाई जो इलेक्शन में बहुत सारे पैसे खर्चा करके सरपंच बने थे, जो ये सोच रहे थे भाई भी वो सारा खर्चा आड़े ही काटना है, ठीक है, उन्होंने धरना भी करा, उन्होंने प्रदर्शन भी करा, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये जितनी भी सारी प्रक्रिया थी, भाई जेब में पीसे थे, खर्चा करा, सरपंच बनने का शौक था, सरपंच बन गए। ये वो पीसे आड़े तो नहीं काटन देते। क्यों? क्योंकि जो पैसे हैं गांव के सरपंच के पास, वो सरपंच के अपने तो नहीं है ना, मेरी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है ना, कि मैं जहां मर्जी, जितने मर्जी, जब मर्जी, बिना किसी रूल के, बिना किसी रेगुलेशन के खर्च करूं। तो ये काम कब होता था? ये पहले की सरकारों में होता था, जब कांग्रेस की और इनेलो की सरकारें थी, कि जितने मर्जी खाते रहो, ऊपर अपने नेताओं को खिलाते रहो, किसी चीज का कोई भी हिसाब किताब था नहीं। लेकिन आज हर चीज का हिसाब आपको देना पड़ेगा। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की और इनेलो की सरकारों में, कि भाई पब्लिक का पैसा है, थारा पर्सनल पीसा कोनी, जिसने जब मर्जी, जितने मर्जी, जुकर मर्जी खर्च कर लो। तो ये फर्क है, और ये फर्क देखते हुए अब देखो, फर्क देखो, कुछ सरपंच तो धरने पे बैठ गए, प्रदर्शन पे बैठ गए। हमारा मुख्यमंत्री कहता रहा, थारे गांव में जो जरूरत है लिख के भेजो, सारी की सारी पूरी करके दे रहा हूं, तुम बताओ तो सही करवाना क्या है। लेकिन उस चीज को छोड़कर, क्योंकि अपना घर भरने की प्रक्रिया खत्म होगी, उन्होंने धरने पर बैठना मंजूर करा। लेकिन उसके विपरीत यहाँ के सरपंच भाई दीपक ने क्या करा? उसने ये सारी की सारी ईमानदारी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन आज थामा। तो ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और इनेलो की सोच में, और ये फर्क है बाकी सरपंचों और भाई दीपक की सोच में। आज हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको लगता हो कि काम की गति टेंडर की वजह से, हो सकता है, मैं मानती हूं, जब भी कोई काम
बदलते हैं, हम जब भी कोई काम करने का तरीका बदलते हैं, तो मेरी बहनें साथ में सामने बैठी हुई है भाई, घर में भी जब भी कोई काम करने का तरीका हम बदलते हैं, मान लो गेहूं की बजाय हम ये सोच लें हम गेहूं की रोटी नहीं खाते, हम तो मक्की की, बाजरे की या ज्वार की खाएंगे, तो आप ये बताओ रोटी बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? रोटी बनाने में उतनी जितनी ताबड़तोड़, जितनी स्पीड से हम गेहूं की रोटी बनाते हैं, बाजरे की, ज्वार की, मक्की की रोटी बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी ना। तो भाई बस इतनी बात समझ लो, स्वाद भी कई दिन में जाके बैठेगा। तो यही बात ही हो रही है कि भाई ई टेंडर ते ही काम होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात, अब आदत क्या पड़ रही थी हमारे आड़तियों को, क्या आदत पड़ रही थी? अब कोई बैठा होगा भाई, आड़ती भी बैठा होगा, बुरा ना मानियो भाई, देख मैं कड़वी बात क्या करूं, क्योंकि आटे की छोरी हूं और आटे का आपको पता बोल जरा करड़ा ही है। तो अब क्या था, किसान अपना गेहूं बनाता, उसके बाद जाता, अरे मेरे खेत में गेहूं होया, मैंने सारी की सारी फसल तुलवा दी, फिर जब तेरे दौरे जाऊं, इब 10,000 ले जा, इब 5,000 ले जा, इब 2,000 ले जा, मेरा ही पीसा, और मैं अपने ही पीसे की खातर चक्कर काटे जाऊं। लेकिन खट्टर ने क्या करा, जिस तरह ही पैसे मंडी में गेहूं जाता है, पैसे किसके खाते में आते हैं? पैसे किसके खाते में आते हैं? जमींदार के खाते में आते हैं। आड़ती के चक्कर लगाने की जरूरत है क्या? आड़ती के चक्कर लगाने की जरूरत है क्या? मेरा पैसा, मैंने अपने खेत में अपने पसीने से गेहूं बोया, मैंने धान बोया, और मैं ही चक्कर काटते रहूं, और वो थोड़े 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 भी देवे, और वो भी एहसान टेक के देवे। ये तकलीफ आपकी किसने समझी? ये तकलीफ आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझी। पहले हुड्डा ने, पहले चौटाला ने तो आपकी ये तकलीफ नहीं समझी। पहले की सरकार बिचौलियों की सरकार थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी, लेकिन ये चीजें समझ में नहीं आती। आज भी लगता है कि मेरे पैसे और फिर भी मैं चक्कर काट काट के लूं, क्यों भाई? मेरे स्वाभिमान के पैसे हैं, मेरी मेहनत के पैसे हैं, मैंने अपने फसल अपने खेत में उगाई है, तो मैं किसी के आगे हाथ क्यों फैलाऊं? तो वो हाथ फैलाना बंद करवाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद करवाया। इसी तरीके से कोई एक आदमी बता दे बुजुर्गों की पेंशन का क्या हाल था। एक आदमी बुजुर्ग हुआ, 60 साल से ऊपर हुआ, सरकार ने घोषणा करी कि भाई आपको पेंशन मिलेगी। पेंशन दी सरकार ने, अपनी मर्जी से दी, लेकिन उस पेंशन का मतलब क्या था? एक बुजुर्ग आदमी को सम्मान दे रही है सरकार कि भाई तू 60 साल से ऊपर हो गया, हम तेरे को सम्मान पूर्वक कुछ पैसे दे रहे हैं। सम्मान राशि है ना। अब वही सम्मान राशि लेने के लिए कोई बुजुर्ग बता दे 9 साल पहले क्या करना पड़ता था? दफ्तरों के चक्कर आपको काटने पड़ते थे, काटने पड़ते थे कि नहीं काटने पड़ते थे? और साथ ही साथ 1 साल की जो पेंशन थी, उसमें से कोई आदमी ईमानदारी से बता दे कि उसमें से कोई तो 1 महीने की पेंशन ले लेता था रिश्वत के तौर पे, कोई 2 महीने की ले लेता था। लिया तो करे थे, ताऊ तम दिया भी करो थे, लेकिन इन कोई कहता तो नहीं कि पैसे नहीं लागते मारे, इब हमने रिश्वत के पीछे नहीं देने, मेरे सम्मान की पेंशन है और मेरे खाते में महीने की 7 तारीख को बिना किसी के आगे हाथ फैलाए, बिना कहीं चक्कर काटे मेरे खाते में मेरी पेंशन जमा हो रही है। लेकिन हम कहते तो नहीं आ बात, कहते हो गए बात आ रही है, तो फिर कहो ना कि खाते में पीसे आवे, खाते में आवे पीसे, बिना किसी के आगे हाथ फैलावे आवे पीसे। और किसने करी ये मेहरबानी? ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा ये काम, मनोहर लाल खट्टर ने कराया। आज हमारे में कमी क्या आ गई? भाई हम फायदा तो लेना चाहते हैं, लेकिन उस फायदे की बात नहीं करना चाहते, उस फायदे का चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि आदत तो वही थी कि भाई पीछे आवेंगे, पीछे आवेंगे, पीछे आवेंगे, उसके आगे हाथ फैला, वीडियो के आगे हाथ फैला, कभी किसी के आगे हाथ फैला, ईब कहीं जाना नहीं, जब मर्जी जाओ, फोन पे बटन दबाओ, फटाक से पीछे आ जाए, फोन का बटन दबाओ, फटाक से खर्चा कर लो। अब ये काम कौन लेके आया? यू लेके आया, पूरे के पूरे भारत में मोदी लेके आया।
आपके पैसे आपके फोन में पिसे हैं। जब मर्जी 10 रुपए की सब्जी लेनी हो तो फोन का बटन दबाया, 10 रुपए दिए, आपने पेंशन निकलवाने की जरूरत भी नहीं। तो इतनी बड़ी क्रांति। हमारे को कहते थे ये सांप सपेरों का देश है, हमारे को कहते थे ये अनपढ़ों का देश है, लेकिन इस देश में क्रांति कौन लेकर आया? इसमें क्रांति लेकर आया मोदी। और उसने क्या करा? मेरे सारे पैसे फोन में है, मैंने 10 रुपए खर्चा करने तो छुट्टे भी नहीं देखने पड़ते। 2 रुपए 75 पैसे भी देने हो तो 2 रुपए 75 पैसे ही कटेंगे खाते पे तय, 3 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। तो इतनी बड़ी क्रांति पूरे भारत में कोई लेके आया तो वो नरेंद्र मोदी लेके आया। तो इस चीज की चिंता, इतनी बड़ी बात। आज अगर पाकिस्तान 2 आदमी मार के आता है ना तो 20 आतंकवादी मरवा के ही रात को सोता है। पहले की सरकार क्या कहती थी? सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्या कहते थे? हम देखेंगे, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। या जाके अमेरिका के पास रोता था। मोदी कहता ना, मेरा देश है, मेरे 2 आदमी मार के गया, 20 मार के आऊंगा, बाद में देखूंगा अमेरिका को क्या कहना है। तो ये होता है एक मजबूत सरकार, ये होती है एक मजबूत प्रधानमंत्री। तो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, और बहनें बैठी हुई है, मेरी तो मातृशक्ति बहनों तो ज्यादा लगाव बहनों के साथ ही रहता है। हर चीज की चिंता बहनों की अगर किसी ने करी, मोदी ने करी। अपनी छोरी नहीं है लेकिन फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो शुरुआत तो करी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, पर उसने सुनिश्चित भी करा कि कोई बेटी गर्भ में ना मरे। हालत कई जातियों में तो ऐसी होगी थी, वो यूं कहते थे हमने तो छोरी चाहिए ही नहीं, पहली छोरी भी नहीं चाहिए। आज किसी की हिम्मत है ये बात करने की? आज कोई कहता है चल छोरा छोरी टेस्ट करवा के लाऊंगा, और अगर छोरी होगी तो अंदर ही खत्म करवाऊंगा। तो ये शुरुआत किसने करी? ये मोदी ने करी। उसके बाद जब लड़की होती थी ना, जब मैं अपने घर में पैदा हुई थी तो इतने मोटे मोटे आंसू बहाए थे सारे परिवार ने, छोरी हो गई, जबकि सबसे बड़ी हूँ, जेठी हूँ मैं, फिर भी सारे परिवार ने कहा नहीं छोरा ही हो जाता तो अच्छा था, बात छोरी होगी। या तो मेरी माँ ने जिद करी तब कि मेरी छोरी होगी, रोने की जरूरत नहीं है, इसको डॉक्टर बनाऊंगी, इसको इतना मजबूत बनाऊंगी कि लोग छोरी छोरे के डिफरेंस को भूल जाएंगे। तो इसीलिए आज वो मेरी माँ की मजबूती है कि मैं इतनी मजबूती से अपनी बात आगे रख पाती हूँ। तो मोदी ने ये सपना लिया कि छोरे छोरी बराबर हो, बेटियां कोख में ना मरे। लेकिन उन छोरियों के साथ खड़ा होना, उन छोरियों के पीछे दीवार की तरह खड़ा होना, ये आप सब माताओं की जिम्मेवारी है कि मजबूत लड़कियां पैदा हो। अगर आज भी लड़की के जन्म पर हमने आंसू बहा दिया तो फिर वो लड़की मजबूत होएगी? होएगी क्या मजबूत? भाई आज भी लड़की के जन्मदिन पे भी हमने कुआं पूजना है। आज लड़की के जन्म पर भी हमने थाली बजानी है। जब पहले दिन से लड़की और लड़के के अंदर भेदभाव कर दोगे तो वो भेदभाव तो चलता ही जाएगा। जब छोरी खिचड़ी खावे तो हाथ हटा लो, जब छोरा खिचड़ी खावे तो घी नहीं डाल दो। भाई छोरी में भी तो जरूरत है कि नहीं है? छोरी ज्यादा काम करे घर में कि छोरा करे? छोरी करे। फिर जब छोरी खिचड़ी खावे तो यूं कोई जरूरत नहीं है, छोरा खिचड़ी खावे तो यूं घी करता है। चिंता किसी ने करी तो ये मोदी ने करी। ये लड़कियां भी खेले, 100 से भी ज्यादा मेडल आए इस बार। अभी जो गेम हुआ देखा होगा आप लोगों ने टीवी, तो लड़कियों के भी खेलने की चिंता किसने करी? मोदी ने करी। खट्टर ने हर गांव में व्यायामशाला बनवाई, खट्टर ने हर गांव में जिम बनवा दिया। जो ओपन आपकी व्यायामशाला चल रही है कि बच्चे जाके वहां कुश्तियां कर ले, बच्चे वहां जाके व्यायाम कर ले, बच्चे वहां जाके वर्जिश कर ले, हर चीज की चिंता। लेकिन इस गांव से मेरे को एक बहुत बड़ी समस्या, आज इस गांव में मेरे को आज बहुत बड़ी समस्या दिख रही है। वो बता दो क्या समस्या? वो समस्या ये है कि ये इतनी सारी मेरी माएं, इतनी सारी मेरी बहनें जो घूंघट में बैठी हुई हैं। भाई ये घूंघट तब था जब मुसलमान थे यहाँ, जब मुगलों का राज था, जब मुगल हमारी बहू बेटियों को उठा के ले जाते थे, तब हमें घूंघट करना, तभी आया था ना घूंघट। आप में से कभी किसी ने सीता को, कौशल्या को, पार्वती को, मां अंबा को
किसी को घूंघट में देखा है क्या? किसी को देखा है क्या? तो मेरा देश तो ऐसी मजबूत महिलाओं का, जिनको भी हम पूछते हैं कोई घूंघट में था क्या? लेकिन मुगलों का राज आया और मुगल हमारी बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे, उस टाइम अत्याचार करते थे, तो इसलिए क्या आया? घूंघट हमने करना शुरू कर दिया। आज क्या इन बहन बेटियों को अपने ही घर के लोगों से किसी चीज का खतरा है क्या? कोई खतरा है क्या? तो इसलिए हम सबको ये घूंघट उतारना होगा। अब आप यूं बताओ, मैं अभी अगर ये मुंह ढक के घूंघट करके आपसे बात करनी शुरू कर दूं, मेरी बात का कोई वजन पड़ेगा क्या? सरदारी बैठी है सारी गांव की, कोई वजन पड़ेगा क्या मेरी बात का? आप बताओ, मेरी बात का वजन पड़ेगा क्या? अब तो मोदी ने 33% का आरक्षण दे दिया, एमपी कोटे में भी, एमएलए कोटे में भी। पता नहीं हमारी बहनें अब कितनी तो एमपी बनेंगी और कितनी एमएलए बनेंगी, लेकिन कभी संसद में किसी को घूंघट में देखा है क्या? तो इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि भाई वो जमाना चला गया जब हम घूंघट करते थे। अब हमें ठीक है, लाज शर्म होनी चाहिए, लेकिन घूंघट की अब कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप सब बहनों से मेरी प्रार्थना है कि अब घूंघट जो बड़े हैं वो चिंता करें कि छोटी बहुएं आके उनको घूंघट करने की जरूरत ना पड़े। हर चीज की चिंता मोदी ने करी, तो आज भाई दीपक ने भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा ज्वाइन करा, इतने बढ़िया भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। भाई दीपक का धन्यवाद, भाई बलिंदर जिसकी अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम ये हो रहा है, 3 कार्यक्रम आज भाई बलिंदर ने करवाए, उसका भी धन्यवाद। और युवा मोर्चा हमारा इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, बढ़िया कार्यक्रम करता रहे, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए एक बार फिर से इस गांव की सारी सरदारी का, अपनी बहन बेटियों का, सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हम सुंदर सा उद्घोष करेंगे, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।